नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। महिला सशक्तिकरण और महिला पुरुष के बीच समानता अब सिर्फ नारा नहीं। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने पर राष्ट्रपति ने जताई खुशी। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन की तरफ खींचा ध्यान। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति के बीच दिल्ली में शिखर वार्ता। साइबर सुरक्षा, संस्कृति समेत 5 करार। आतंकवाद के वैश्विक प्रसार पर दोनों देशों ने जताई चिंता। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति अल-सीसी। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर हर्ष और उल्लास। कर्तव्य पथ पर कल होगा आन बान और शान का प्रदर्शन। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की दिखेगी झलक। देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। युवा मतदाताओं की देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति का संबोधन। मतदाता जागरूकता में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का ये पहला भाषण था। इस मौके पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई। सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए हैं और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्र महामारी के प्रभाव से निपटने में सफल रहे हैं। हमारे मिशन में आर्थिक मंच पर हुई प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये उल्लेख करना जरूरी है कि ये उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई है। वैश्विक महामारी चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआती दौर में कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी क्षति पहुंची। फिर भी सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र अब महामारी के प्रभाव से बाहर आ गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और सरकार द्वारा समय पर किए गए सक्रिय प्रयासों द्वारा ही संभव हो पाया है। इस संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति जन सामान्यों के बीच विशेष उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई है। ये बड़े ही संतोष के विषय है कि जो लोग हाशिए पर रह गए थे उनका भी योजनाओं और कार्यक्रम में समावेश किया गया है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और महिला और पुरुष के बीच समानता अब केवल नारे नहीं रह गए हैं। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए हमारी सभ्यता पर आधारित ज्ञान को समकालीन जीवन के लिए प्रासंगिक बनाती है। उन्होंने कहा कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव कर सकते हैं।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत गिने चुने अग्रणी देशों में से एक रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव और शहर की दूरी को समाप्त करके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूर दराज के स्थानों में अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। बुनियादी ढांचे में हुए विस्तार की सहायता से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न प्रकार की सेवाएं लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव कर सकते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत गिने चुने अग्रणी देशों में से एक रहा है। इस क्षेत्र में काफ़ी समय से लंबित सुधार किए जा रहा है और अब निजी उद्यमों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए गगनयान कार्यक्रम प्रगति पर है। ये भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। हम सितारों तक पहुंचकर भी अपने पांव जमीन पर रखते हैं। भारत का मंगल मिशन असाधारण महिलाओं की एक टीम द्वारा संचालित किया गया था और अन्य क्षेत्रों में भी बहनों और बेटियां आप पीछे नहीं है। महिला सशक्तिकरण तथा महिला और पुरुष के बीच समानता अब केवल नारे नहीं रह गए हैं। हमने हाल के वर्षों में इन आदर्शों तक पहुंचने की दिशा में काफी प्रगति की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस वर्ष भारत G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर हैं। G20 की अध्यक्षता बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। G20 देशों के समूहों की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर है। G20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। इस प्रकार G20 की अध्यक्षता लोकतंत्र और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर भी है और साथ ही एक बेहतर विश्व और बेहतर भविष्य को स्वरूप देने के लिए उचित मंच भी है। मुझे विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्यायपरक और स्थिरतापूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा। G20 के सदस्य देशों के कुल मिलाकर विश्व की आबादी में लगभग 2/3 और ग्लोबल GDP में लगभग 85% हिस्सा है। इसलिए ये वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और उनके समाधान के लिए एक आदर्श मंच है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा, मेरे विचार से जलवायु परिवर्तन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना शीघ्रता से करना है। वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और मौसम में बदलाव के चरम रूप दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्राचीन परंपराओं को नई दृष्टि से देखना होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के सुझाव को स्वीकार किया है और वर्ष 2023 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। बाजरा जैसे मोटे अनाज हमारे आहार के मुख्य तत्व हुआ करते थे। समाज के सभी वर्ग उन्हें फिर से पसंद करने लगे हैं। ऐसे अनाज पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि उनकी उपज कम पानी में ही हो जाता है। देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में भव्य परेड होगी। गणतंत्र दिवस पर गुरुवार को कर्तव्य पथ पर परेड होगी। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद पहली बार यहां गणतंत्र दिवस का परेड होने वाली है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी है। जांच अभियान और गश्त तेज कर दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। दिल्ली में तकरीबन
6000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि कुल 24 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। बम निरोधक दल द्वारा श्वान दस्ते के साथ बाजारों, अधिक भीड़ वाले इलाकों और अन्य प्रमुख स्थानों पर जांच की जा रही है। पुलिस होटलों और लॉज आदि की जांच कर रही है। साथ ही वहां के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करने के लिए कह रही है। होटलों, अतिथि गृहों और धर्मशालाओं में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। मॉल, बाजारों, रेलवे और मेट्रो एवं स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर जांच बढ़ा दी गई है। दिल्ली में 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एनएसजी और डीआरडीओ की ड्रोन रोधी टीमों को भी तैनात किया जाएगा। मध्य दिल्ली में बहुमंजिला इमारतों पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ शिखर वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल सीसी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा, संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा कार्य और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों राष्ट्रों ने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र विश्व में आतंकवाद के प्रसार पर चिंतित है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि अगले 5 वर्षों में दोनों देश आपसी व्यापार को $12 अरब तक लेकर जाएंगे। राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित है। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के लिए रक्षा क्षेत्र में अपार अवसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र की सामरिक भागीदारी राजनीतिक, रक्षा और वैज्ञानिक विकास के स्तर से शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद से निपटने के लिए सूचना और खुफिया आदान प्रदान बढ़ाने का फैसला किया है। आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है। इसके खिलाफ भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, कोविड महामारी के दौरान हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो दुष्प्रभाव पड़े उसको करीब से देखा है। राष्ट्रपति सीसी और मैं इस चुनौतीपूर्ण काल में निकट संपर्क में रहे और दोनों देशों के आवश्यकता के समय एक दूसरे को तत्काल सहायता भेजी। इस अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा कि दोनों देशों ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कट्टरवाद से निपटने और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ। इससे पहले राष्ट्रपति अल सीसी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति अल सीसी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।
राष्ट्रपति अल-सीसी इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कल उनका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों, जनजातीय अतिथियों और झांकी कलाकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ हफ्तों में मुझे युवाओं से मिलने का मौका मिला है। युवाओं से संवाद दो कारणों से महत्वपूर्ण होता है। एक तो इसलिए कि युवाओं में ऊर्जा होती है, ताजगी होती है, जुनून होता है और नयापन होता है। युवाओं के माध्यम से सारी सकारात्मकता लगातार प्रेरित करती रहती है। और दूसरा, युवा देश की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी युवा ही हैं। देश के निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधों पर है। आपको आपके जीवन में समाज और देश को लेकर भी रखना है। जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि होगी, आपको उसमें आगे बढ़ना है। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेना होगा। आपको टीम स्पिरिट से काम करना होगा। इसलिए जब आप अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को देश के गोल्स के साथ जोड़कर देखेंगे, तो आपकी सफलता का दायरा विस्तृत हो जाएगा। आपकी सफलता को दुनिया भारत की सफलता के रूप में देखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुविधा संपन्न लोगों और युवाओं में मतदान के प्रति उदासीनता को रेखांकित करते हुए मतदाताओं का आह्वान किया है कि वे मतदान को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान समझें। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ मतदान अवश्य करें। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करती हुई राष्ट्रपति ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी पर खुशी जताई और इसे चुनावी प्रक्रिया की बहुत बड़ी उपलब्धि करार दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। इस अवसर पर मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन अभ्यास की दिशा में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए। जन सेवक के रूप में मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों के भाई बहन चुनाव प्रक्रिया में अधिक आस्था रखते हैं और बढ़ चढ़कर भागीदारी भी लेते हैं। सुविधा संपन्न लोगों तथा युवाओं में चुनाव के प्रति अपेक्षाकृत कम उत्साह देखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने भी मतदान के प्रति इस उदासीनता को रेखांकित किया है। मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि आप सब मतदान को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान समझें तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ मतदान को अवश्य देना चाहिए। निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शुभकामनाएं दी और मतदाताओं से चुनावों में सक्रिय भागीदारी के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण मेले का समापन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें परंपरागत खेती के साथ कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचारों का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने दोहराया कि जब तक देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक भारत के आर्थिक तंत्र में बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि नए भारत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत देश का किसान है और भारत के किसान ही नई आर्थिक युग की शुरुआत कर सकते हैं। कृषि महोत्सव के समापन समारोह को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी संबोधित किया। इस 2 दिवसीय इस महोत्सव में आप जब जाएंगे, स्टॉल पर देखेंगे किस तरीके से भारत ने नवाचार किया है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता,
उनका नया सोच, नया चिंतन, नया इनोवेशन, नए रिसर्च के माध्यम से नए स्टार्टअप शुरू कर उन्होंने किस तरीके से किसान की उपज को बढ़ाने का काम किया। नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करने को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि देश भर में लोगों को पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर कितना काम किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना गणतंत्र दिवस से संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में न्यायालय के फैसलों तक पहुंच मुहैया कराना शुरू कर देगी। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष भर G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान शेष विश्व के समक्ष देश को एक सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में पेश करने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाने की योजना बनाई है। एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों की टिकट निचली श्रेणी में यानी डाउनग्रेड करने पर प्रभावित यात्री को टिकट की कीमत का 75% वापस लौटाना होगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने यह आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि दिल्ली में आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में विभिन्न आरोपियों के दिल्ली और मुंबई में मकान, रेस्टोरेंट, 50 वाहन और बैंक में जमा राशि सहित 76.54 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। क्रिस हिपकिंस ने जेसिंडा आर्डन के पिछले सप्ताह अचानक इस्तीफा देने के बाद न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया है। दक्षिण कोरिया और जापान के बीच समुद्र में आज तड़के एक मालवाहक पोत डूब गया, जिसमें सवार चालक दल के 22 सदस्यों में से 14 को बचा लिया गया है। बाकी की तलाश की जा रही है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार करने की सरकार की कथित योजना की सार्वजनिक निंदा की थी। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में उनकी शानदार फॉर्म के चलते आईसीसी का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। महिला वर्ग में भारत की स्टार तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को आईसीसी महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। रेणुका ने 2022 में सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों में महज 29 मैच में 40 विकेट अपने नाम किए। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि डाटा और उपकरणों की बढ़ती कीमतें डिजिटलीकरण के तेजी से प्रसार के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बारिश के बीच आज रामबन से अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया। हालांकि भूस्खलन की वजह से यात्रा को बीच में रोकना पड़ा। दिल्ली सरकार की ओर से छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में G20 समिट की तैयारियों को लेकर बैठक की। उत्तराखंड को G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें मिली हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत मतदान की तारीख 27 फरवरी से बदलकर 26 फरवरी कर दी है। उस दिन वहां 12वीं कक्षा और स्नातक की परीक्षाएं होनी हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मंगलवार शाम एक बहुमंजिला इमारत ढहने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंडलायुक्त की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। ये समिति इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। गणतंत्र दिवस से पहले अटारी बागा सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया।
चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।